रामलीला मैदान में रैली करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां वहां रैली करने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें ये रहता है कि अगर वो अपेक्षित भीड़ ना जुटा पाए तो उनको क्रिटिसाइज होना पड़ेगा। कैसे एक मॉडल बाहर की है, सिंबॉलिकली सैंपल लिया, उसका फोटो लगा करके 19 लोगों के नाम उसमें बन गया। तो ये बता रहे थे कि मॉडर्न तरीके की बूथ कैप्चरिंग है। चुनाव आयोग का निष्पक्ष न होने का जो सबसे मजबूत मुद्दा बलवती हुआ, एसआईआर ने 64 लाख वोट काटे तो हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ज्ञानेश कुमार संधू और विवेक जोशी क्या उनका नाम है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसको तकलीफ जब होती है जब सारे राजनीतिक दल उसके खिलाफ ताकत से जुट जाते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि अमित शाह जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुंबई में चुनाव में धांधली हुई है। संजय सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने 3 महीने पहले घोषणा कर दी थी कि बिहार में चुनाव जो है वो फिक्स है। प्रियंका गांधी का भाषण ठीक था। राहुल गांधी का जो भाषण था उसमें एक ही बात थी महत्वपूर्ण, कि सत्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। एसआईआर इस तरह की है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से 3 करोड़ वोटर कम होंगे। अमित शाह 3D की बात करते हैं ना, वो कहते हैं डिलीट, डिटेक्ट, डिलीट, रिपोर्ट। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं इरम शेख और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली हुई, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल थे। इस रैली की लोगों के बीच बहुत चर्चाएं थी। सर से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस रैली में क्या कुछ हुआ। हमारे साथ इसी पर खास बातचीत के लिए इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आसिफ मोहम्मद कैफ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और धन्यवाद इरम। ठीक है आप? जी सर। लुकिंग गुड। थैंक यू सर। हाँ सर, तो मेरा पहला सवाल आपसे, एसआईआर और वोट चोरी को लेकर इतनी बड़ी रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हुई, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे। तो इस रैली का जनता पे क्या असर पड़ेगा, क्या पड़ा है? हाँ, ये जनता पर क्या असर पड़ेगा और पड़ा है, ये तो चूंकि भविष्य के गर्भ में है। अगले 2-3 दिनों में हम इसका रिएक्शन देखेंगे। जी। लेकिन टेक्निकली ये है कि इस रैली का महत्व कितना है, और जो आपने पूछा है, तो महत्व के दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो वो तब से जब से राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के बिहार में मूवमेंट कर रहे थे। आपने देखा था कि वो तेजस्वी यादव के साथ पूरे बिहार में मूवमेंट कर रहे थे और बहुत हाइप वोट चोरी के इस मुद्दे की बना दी गई थी। बिहार में एक तरह की हवा भी बनी थी। तो तब इस बात की संभावना जताई जा रही थी, उसी समय ये चर्चा हुई थी कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इस तरह की कोई रैली जो है वो होनी चाहिए। रामलीला मैदान जो है उसकी बड़ी वैल्यू है राजनीतिक। देश की बड़ी राजनीतिक रैलियां यहीं पर होती हैं। और आपको जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं या आजकल जो है वो आसानी से डाटा मिल जाता है, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा देश की तमाम बड़ी रैलियां हमारे रामलीला मैदान में हुई है। और रामलीला मैदान जो है वो सबसे बड़ा मैदान है, बड़ी क्षमता वाला मैदान है। लाखों लोग अगर कहीं जुट सकते हैं तो वहाँ जुट सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से दिल्ली में रैली करना, राष्ट्रीय राजधानी में रैली करना, रामलीला मैदान में रैली करना हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां वहाँ रैली करने से डरती हैं। डरती इसलिए हैं क्योंकि उन्हें ये रहता है कि अगर वो अपेक्षित भीड़ ना जुटा पाए तो उनको क्रिटिसाइज होना पड़ेगा, या वो जो मैसेज देना चाहते हैं या वो जो हवा बनाना चाहते हैं वो उनकी हवा बिगड़ जाएगी। तो मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। ये मुद्दा जो है वो था कि हम लोग वोट चोरी के मुद्दे पर, कांग्रेस ने तय किया कि हम लोग वोट चोरी के मुद्दे पर रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करेंगे। जब बड़ी रैली करने की बात आई तो ये बात भी सामने आई कि हम इसमें ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी जो इसका आधार थी। इसमें से एक में उन्होंने बताया था कि किस तरह से हरियाणा में, कर्नाटक में ब्राजील का सुपर मॉडल वाला आया था, तो कैसे उन्होंने एक घर पर 1,000 लोगों के वोट बन गई। कैसे एक मॉडल बाहर की है, सिंबॉलिकली सैंपल लिया, उसका फोटो लगा करके 19 लोगों के नाम उसमें बन गया। तो ये बता रहे थे कि मॉडर्न तरीके की बूथ कैप्चरिंग है। पहले जमाने में बूथ कैप्चरिंग थी कि लाठी डंडा लेकर के 4 मुस्टंडे खड़े हो गए बूथ पर, किसी को वोट डालने नहीं आने दिया और वही मुस्टंडों ने अंदर, उनमें से एक अंदर चला गया, ठप्पेबाजी कर दी। ये पुराने समय की बूथ कैप्चरिंग थी। तो ये मॉडर्न जमाने की बूथ कैप्चरिंग है। ये कहने के लिए इन्होंने प्रयास किया था कि हम लोगों के बात समझाएं। इस बीच ये मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि इस बीच जो है वो एक दूसरा मुद्दा आया चुनाव आयोग के निष्पक्ष ना होने का।
तो चुनाव आयोग के निष्पक्ष न होने का जो सबसे मजबूत मुद्दा बलवती हुआ, वो 2-3 कारणों से हुआ। इस रैली का जो आधार था, हालाँकि वो वोट चोरी का मुद्दे को लेकर के इन्होंने की थी, लेकिन इसका आधार मजबूत हुआ बिहार चुनाव से और अधिक। जहाँ ये मानकर चल रहे हैं कि एफआईआर ने 64 लाख वोट काटे, तो हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपोजिशन को। और दूसरा इसमें ये एक नया जिसकी चर्चा आज प्रियंका गांधी ने भी, सारी बात ठीक है, लेकिन वो सारी बात गलत हुई, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल अति करके 10,000 रुपये अकाउंट में और डाल दिए। तो ये बिल्कुल रही सही कसर भी पूरी कर दी। इसलिए चुनाव आयोग के को खासकर नाम लेकर के राहुल गांधी ने तो नाम लिया, प्रियंका गांधी, ज्ञानेश कुमार, संधू, विवेक जोशी क्या उनका नाम है, तो वो नाम लिया उन्होंने कि हम इनसे जो है समय आने पर इनको जो इन्होंने गलत किया है उसका इनको जवाब देना पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें तो रैली तो ये थी वोट चोरी के मुद्दे पर, और जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैं समझ रहा हूँ कि जितनी अपेक्षाएं थी, जैसे था कि भाई रैली होगी उसमें कांग्रेस जो है कुछ बड़ा निर्णय लेगी, तो वैसा कुछ लगा नहीं मुझे। आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत बड़ा लिफाफा फाड़ दिया और निकला जो है वो कुछ नहीं, नया कुछ नहीं था। पुराना इशू पर ही इन्होंने चर्चा की। अब जनता पर इसका क्या असर पड़ता है और क्या रिएक्शन आता है, ये भविष्य के गर्भ में है। सर, तो मेरा अगला सवाल, आपको नहीं लगता वोट चोरी और एफआईआर जैसे इतने बड़े मुद्दे को कांग्रेस को इसको इंडिविजुअल मुद्दा ना बनाकर बल्कि पूरे ऑपोजिशन के साथ एक साथ मिलकर एक बड़ा मुद्दे के तौर पे रैली या कुछ भी करनी चाहिए थी, इंडिविजुअल ना रखते इसको? देखिए अभी क्या है कि आप यंग जर्नलिस्ट हैं और यंग जर्नलिस्ट होने के साथ साथ आप इस बात को समझ रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है 1885 में जो बनी, वो इस बात को नहीं समझ रही। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि उनका ये मुद्दा कम कि हम लोग एसआईआर को सीरियसनेस गंभीरता से ले रहे हैं, हम वोट चोरी की बात करके हम लोग चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ये था उनका कि वो दिखाएं कि कांग्रेस भी दिल्ली में भीड़ इकट्ठी कर सकती है, लोगों को बुला सकती है। कांग्रेस में इंडिविजुअल इतना दम है कि वो अपने दम पर लोगों को बुला सकती है, और ये ताकत उन्होंने दिखाई। 1 महीने से वो इसकी तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट जहाँ से देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस रैली से दुखी नहीं होगी, खुश होगी। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसको तकलीफ जब होती है जब सारे राजनीतिक दल उसके खिलाफ ताकत से जुट जाते हैं। अगर इसी रैली को, जैसे अखिलेश यादव ने भी 2 दिन पहले सदन में भी कहा, और वो आंध्र प्रदेश गए हैं, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनके 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने कहा कि बैलेट से हम चुनाव चाहते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं बैलेट से हम चुनाव चाहते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि अमित शाह जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुंबई में चुनाव में धांधली हुई है। संजय सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने 3 महीने पहले घोषणा कर दी थी कि बिहार में चुनाव जो है वो फिक्स है। तो जब सारे राजनीतिक दल वैचारिक तौर पे एक ही बात कह रहे हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म पे दिखते क्यों नहीं? एक तो ये कारण हो सकता है कि 2014 से कांग्रेस की कोई रैली हुई नहीं थी, और कांग्रेस को ये दिखाना था कि हम हैं, राजनीतिक पार्टी के तौर पर उन्हें खुद को दिखाना था हम हैं। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट जहाँ से देख रहा हूँ, तो हो सकता है कांग्रेस की नज़र में ये बात महत्वपूर्ण हो कि वो एसआईआर पर प्रश्न करे, चुनाव आयोग को चेतावनी दे। हो सकता है कांग्रेस के नज़रिए से ये बहुत महत्वपूर्ण हो कि वो वोट चोरी के मुद्दे को राइज करें, लेकिन इससे भी ज़्यादा उनके पास जो महत्वपूर्ण था वो ये था कि वो ये दिखाएं कि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर वो आज भी दिल्ली में रामलीला मैदान को भरने में सक्षम है। तो खुद की ताकत दिखाने में कांग्रेस ज़्यादा उन्होंने रुचि ली, बाकायदा मुद्दों को राइज करने में। जैसे मैं इसको अगर पत्रकारिता की नज़र से देख करके और इसको एनालिसिस करूं, तो कांग्रेस के जो नेता बोल रहे थे मंच पर, उनके भाषण बहुत प्रभावी नहीं थे, उत्साह उनमें नहीं था। बहुत देर में एक नेता है सचिन पायलट, जिन्होंने कुछ बोला, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया
गांधी जी आई जरूर और उनसे कहा भी गया कि वो बोले, लेकिन वो बोली भी नहीं। तो जो एग्रेशन, जरूरी एग्रेशन इस रैली में होना चाहिए था, वो नदारद था। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे ऑब्जर्वेशन में कि ये एक्सपेक्टेशंस पर खरी ना उतरी हुई रैली है। जी। और भाषण की हम जहाँ तक बात करें, तो एक बात नई ज़रूर कही राहुल गांधी ने। वो भी उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में था तो मैं प्लान कुछ बना कर आया था और मुझे जो है यहाँ बोलने के लिए मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन रास्ते में मैंने एक नई बात सुनी। तो वो एक बात इन्होंने ज़रूर कही जिसकी हम कह सकते हैं उसको कि वो अलग थी। नहीं तो आप देखिए, सुनिए, रैली क्या है? एक किस्सा बहुत सारे लोग सुनाते हैं। मुझे किसी ने सुनाया तो मैं उसको सब सुना तो मुझे हँसी भी आई और मैं इससे ये भी समझा कि राजनीति है क्या। उन्होंने बताया कि जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री नहीं बनी थी, तो वो विभिन्न रैलियों में जाते थे और अपनी जेब में से एक पर्ची निकालते थे और पर्ची निकाल करके जनता को दिखाते थे और जनता को दिखा के कहते थे, ये जो मेरे पास पर्ची है, इसमें उन लोगों के नाम की सूची है, ये उन लोगों के नाम की सूची है जिन्हें का काला धन स्विस बैंक में जमा है। और जब जनता में उत्सुकता बढ़ती थी तो वे कहते थे, ये पर्ची मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, ये मेरी रैली यहाँ से दूसरी जगह है वहाँ, तो ये मैं पर्ची वहाँ पढ़ के नाम आपको सुनाऊंगा। तो वहाँ जो भीड़ होती थी वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती थी। तो उत्सुकता होती थी लोगों में, तो लोग आपको सुनने क्यों आएंगे, आप कहेंगे क्या, आपके पास जो है वो नई बात क्या है, या आप जो है वो कुछ बड़ा बिग डिसीजन लेने जा रहे हैं। ऐसा कुछ इस रैली में था नहीं। ऐसी कोई बात जो है वो इस रैली में वो किसी नेता ने नहीं कही जिसके भाषण को हम ओजस्वी भाषण कह सकें। राहुल गांधी एक बात उन्होंने वो गाड़ी में सुन ली तो उन्होंने कह जरूर दी, लेकिन प्रभावी भाषण किसी नेता का था नहीं। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं आपसे कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा अच्छा बोले। जी, आगे उन्हीं पे बात करेंगे हम। तो मेरा अगला सवाल, इतनी बड़ी रैली हुई वोट चोरी जैसे मुद्दे को लेकर, जो राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक हमेशा उठाते आए इस मुद्दे को, तो ये जो पूरी कांग्रेस की रैली हुई है, इनमें इतने दिग्गज बड़े नेता शामिल थे, तो कांग्रेस की किस लीडर की जो भाषण है वो सबसे प्रभावशाली लगी आपको? हाँ, देखिए, मैं पहले आपको थोड़ा-थोड़ा बता दूं। प्रियंका गांधी जो है वो अच्छा बोलती है और अच्छा बोलने की उनकी वजह यह है कि वो हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ रखती हैं। नॉर्थ इंडिया का जो एक परिपक्व नेता होना चाहिए, नॉर्थ इंडिया के लोग जिस तरह के नेता को पसंद करते हैं, प्रियंका गांधी में वे सारे गुण हैं। तो उन्होंने लोकतंत्र से उन्होंने अपने भाषण को बांधा बहुत अच्छा। लोकतंत्र से शुरू किया उन्होंने, नेहरू के योगदान की बात की किस प्रकार से, और फिर उन्होंने ये अपने भाषण में ये केंद्रित किया कि लोकतंत्र जो है, उस कांग्रेस लोकतंत्र के लिए लड़ी और लड़ती आई है और लोकतंत्र को हम कोई नुकसान नहीं आने देंगे। प्रियंका गांधी का भाषण ठीक था। राहुल गांधी का जो भाषण था उसमें एक ही बात थी महत्वपूर्ण, जो जनता ने नहीं सुनी थी। दूसरी बात जो थी उनकी, वो टाइपो, यानी वो लंबे समय से उसको बोलते आ रहे हैं, तो वो उसमें नयापन नहीं था। एक ही बात थी महत्वपूर्ण, वो फोकस्ड बात थी। हो सकता है आज की रैली की आप उसे सबसे महत्वपूर्ण बात कह सके। उसमें उन्होंने ये कहा कि अंडमान निकोबार में आरएसएस चीफ, चूंकि उनका जो टारगेट था पूरी तरह से आरएसएस थी, कि आरएसएस चीफ ने ये कहा है कि शक्ति जो है, दुनिया शक्ति को मानती है, शक्ति की ताकत शक्ति के सामने झुकती है, शक्ति के सामने झुकती है। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम इससे पूरी तरह से असहमत हैं, क्योंकि ये कहा राहुल गांधी ने कि मेरे धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, और हम और तमाम धर्मों में भी देखें तो, मेरे धर्म में भी और तमाम धर्मों में हम देखें तो, हम यही सीखते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और महसूस करते आए हैं कि सत्य ही सबसे महत्वपूर्ण है और विजय जो है वो सत्य की ही होती है, ट्रुथ की। तो हमने पढ़ा है सत्यम शिवम सुंदरम, हमने पढ़ा है, हमारे विचारधारा है सत्यमेव जयते। शक्ति के प्रति झुकाव वो कमजोर करता है। कमजोर व्यक्ति, एक अगर सत्य पर कोई व्यक्ति कायम है तो सत्य के सामने झुक नहीं सकता। बहुत सारे लोगों में दुनिया में ताकत रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हैं
जो सत्य पर थे, जिसे हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं, हक पर थे। ट्रुथ, सत्य मीन्स हक। जो हक पर थे और वो ताकत से लड़े, वो मिट गए मगर वो हक पर थे। तो दुनिया उन्हीं को याद करती है जो हक पर थे, सत्य पर थे, सत्यमेव जयते की लाइन पर थे, सत्यम शिवम सुंदरम थे पर थे। तो हम इस विचारधारा के नहीं है। ये राहुल गांधी ने काफी प्रभावशाली बात कही। इस बात को हम कह सकते हैं कि प्रभावशाली थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का सारा भाषण बहुत अच्छा था। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो आज के हीरो इस पूरे रैली के वो मल्लिकार्जुन खड़गे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं। वो बहुत अच्छा बोले, पॉइंट टू पॉइंट बोले। उनके भाषण में ही उत्साह था, उनके ही भाषण में उत्साह था। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तीनों ठीक ठाक भाषण कर रहे थे, मगर और कांग्रेस का कोई नेता ऐसा लगा वो बोल ही नहीं पा रहे थे। वो किसी तरह के दबाव में थे, चेहरे पे मुस्कान नहीं थी, उत्साह नहीं था लोगों में, मंच पे उत्साह नहीं था। बहुत सारे नेताओं का चेहरा उतरा हुआ था। संचालन तो रणदीप सुरजेवाला कर रहे थे। एकदम ऐसा संचालन था कि वो कहीं से संचालन लग नहीं रहा था, बांध ही नहीं पा रहे थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे रैली के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, जो पब्लिक के सामने बात नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो बात की स्थिति संभवतः रही होगी, लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मुद्दों पर चोट की। वो ज्यादा प्रभावशाली भाषण था उनका। जी, मेरा अगला सवाल, जनता को इस रैली को लेकर बहुत उम्मीदें थी। बहुत टाइम से सोशल मीडिया पर लोग इस रैली की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन कमीशन या वोट चोरी जैसे मुद्दे को एक्सपोज किया है प्लेटफॉर्म पे। लेकिन इस रैली में ना हमें वो जोश दिखा, ना भाषण में कोई दम था। तो ये पूरा एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला केस क्यों हुआ, ये रैली पूरी? काफी अच्छा सवाल है आपका इरम। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने एक बहुत बड़ा बैलून बनाया था। राहुल गांधी जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन दे करके उन्होंने समझाया था। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा बैलून बनाया था और जनता एक बात समझती है, इनकी समझ में अभी भी नहीं आ रहा नेताओं की, लेकिन अगर इनकी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके माध्यम से मैं समझा रहा हूँ आज। जनता एक बात समझती है और वो ये समझती है कि कोई सेकुलर दल अगले 15 से 20 साल, और अगर ऐसे ही चलता रहा, ये रोक ना पाए तो 50 साल सत्ता में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, उसने इतनी मजबूत फील्डिंग कर दी है हर फील्ड में, हर सिस्टम में, हर जगह, हर क्षेत्र में, कि उसे पार नहीं पा सकते। अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी इनको लगता है कि भाषण देंगे हम बस। अभी भी ये उसी मोड में है कि चुनाव से 3 महीना पहले सक्रिय होंगे। आज 15 दिसंबर इन्होंने रैली की, राहुल गांधी ने, कल चले जाएंगे विदेश। अभी इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है अभी भी। ऐसा यार इस तरह की है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से 3 करोड़ वोटर कम होंगे। 2.91 करोड़, मैं आप ही की वीडियो कल देख रहा था। 2.91 करोड़, 3 करोड़ वोटर कम होंगे। ये 3 करोड़ वोटर किसके कम होंगे? सिंपल स्टोरी बताता हूं मैं आपको, कितना भी चिल्ला लें ये, इनके पास कोई लाइन ऑफ अफेक्शन नहीं है। गुब्बारा बैलून फूटने वाली बात मैं ऐसे बता रहा हूं। ये समस्या जान रहे हैं, समाधान नहीं है। मैं आपको बताता हूं, बहुत छोटी सी बात। एक गांव का मुखिया होता है, गांव का प्रधान होता है। उस गांव में 500 लोग रहते हैं। तो उसे पता है कि 5-5 वोट से, 10-10 वोट से, 15-15 वोट से जीत हार होती है। गांव का जो प्रधान बनता है, गांव का प्रधान, वो 1-1 वोट से भी जीतता है, 2-2 वोट से भी जीतता है, 5-5 वोट से बहुत निर्णय आते हैं। 1-1 वोट की कीमत होती है। तो वो क्या करता है, वो पहले तो इंतजार करता है कि उनका परिवार का, उसका वोटर समूह का कोई व्यक्ति जल्दी से 18 साल का हो जाए, ताकि वो जैसे ही 18 का हो तो सबसे पहले वो उसकी वोट बनवाने के लिए भागता है कि बस इसकी वोट बन जाए तो मेरी 1 वोट बढ़ गई। मैं आपको बताता हूँ, जब गांव में किसी की मौत हो जाती है और कोई प्रधान उसके यहाँ जाता है दुख जताने के लिए, तो पहला डायलॉग ये बोलता है, हाथ पकड़ के उसका, तो मुझे तो बहुत दुख है, मेरी तो 1 वोट घट गई। जेन्युइन बात है ये। और जब किसी के कोई संतान आती है तो खुश होता है प्रधान, जाता है उसके समर्थक के यहाँ, कहता है मजा आ गया, 1 वोट बढ़ेगी। ये थ्योरी है, इतनी गंभीर बात है। और वहां जो वोट बनाने वाला टीचर होता है, क्योंकि टीचर ही बनाते हैं ना वोट बनाने वाला जो टीचर होता है, बीएलओ जिसे कहते हैं, वो जिस दल का होता है, जिसका समर्थक होता है,
दूसरा अपोजिशन का प्रधान सालों साल उसके एसडीएम से डीएम से शिकायत करता रहता है, इसे हटाओ, ये मेरे अपोजिशन को फायदा पहुंचाएगा, ये मेरे अपोजिशन को फायदा पहुंचाएगा। वो पहुंचाता भी है फायदा, वो पहुंचाता है फायदा। 10 वोट बढ़ा दी उसने, ये दूसरे की 10 घटा दी उसने, तो जहां निर्णय 2-4 वोट में हो जा रहा हो, अगर आबादी कम है तो, आबादी बड़ी है गांव की, मान लो 5,000 की आबादी है, 100 वोट बढ़ा दी, 100 वोट घटा दी, 200 का फर्क पड़ गया। ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, सीक्वेंस बता रहा हूं, ये लार्ज स्केल पर है। वहां आपको पेपर बना करके फॉर्म भर के काटनी पड़ती है, यहां आपको एक बटन दबाना पड़ता है, डिलीट, जिसको कह रहे हैं, हम इस अथॉरिटी की बात करते हैं ना, वो कहते हैं डिलीट, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। या तो इन राजनीतिक दलों की समझ में समस्या नहीं आ रही है, ये दिखावा कर रहे हैं बहुत क्लियर, या तो इनकी रैली दिखावा है, या तो इनकी समझ में समस्या नहीं आ रही है। और अगर समस्या इनकी नजर में आ रही है तो ये खुद ही चाहते हैं कि ऐसा हो, या तीसरा कारण है ये रोक नहीं पा रहे हैं, ये परिस्थिति के भरोसे बैठे हैं, ये परिस्थिति के भरोसे बैठे हैं। जैसे ये कई बार भाषण में कह भी देते हैं कि नेपाल की तरह हो जाए, बांग्लादेश की तरह हो जाए, श्रीलंका की तरह हो जाए, या तो ये परिस्थिति के भरोसे बैठे हैं, या ये समस्या को समझ नहीं रहे हैं। देखिए, जब चुनाव में 100 से ज्यादा चुनाव ऐसे हैं, 100 से ज्यादा विधानसभा सीट ऐसी हैं, एक क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, जहां 10,000 से कम का अंतर है जीत और हार का, एक विधानसभा सीट पे 15,000 वोट कट गई, जिनमें से 9,000 कट गई एक खास समूह के लोगों की, तो 100 तो वे जीत गए, ये फिर पक्का। तो किसी की सरकार नहीं बनेगी पूरे भारत में, वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक थ्योरी है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बिहार में हुआ वो देश के हर कोने में होगा, वो बंगाल में होगा, बंगाल में एसआईआर हुआ, डिपोर्ट की बात आई, पहले तो ये शूट करता है, सत्ता पक्ष को शूट करता है। क्या शूट करता है उनको? वो कहेंगे अवैध घुसपैठिए हैं, एसआईआर में नाम कटेगा, वोट कम होगी तो उनको, उनका वोटर और स्ट्रांग होता है, और नया वोटर, अपोजिशन का वोटर की संख्या घटती है, उनका और मजबूती से जुड़ता है। ये इनके समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो इनके पास एक्शन नहीं है। तो लोग बैठे थे इंतजार में कि आज रैली होगी और इस मंच से ऐलान होगा कि पूरे भारत में जहां जहां जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ये स्पष्ट सुन लें कि वो एसआईआर जो है, चुनाव आयोग को कुछ कहेंगे, एसआईआर को लेकर के कुछ कहेंगे, ये कहेंगे कि जाकर के एसआईआर कराएं, या बूथ खोलें। इनके हेल्प सेंटर तक नहीं बनाए कांग्रेस ने। कहाँ इनके कार्यकर्ता हैं जो वोट बनवा रहे हैं या कटवा रहे हैं? कहाँ लोगों को फॉर्म भरने नहीं आते? फॉर्म पर फोटो चिपक रहा है। इन्होंने कितने प्रिंटर लगवाए हैं? सेंटर बनाकर कितने प्रिंटर लगवाए हैं? आप झारखंड की हैं, आदिवासी क्षेत्र है, कितने इन्होंने सेंटर बनवाने चाहिए थे? कौन महिला बेचारी गांव की आदिवासी महिला है, कितनी जानकारी उसको होगी? कैसे वो डेटा देगी? कहाँ इनके हेल्पर हैं, वॉलंटियर हैं? जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन ये बताएंगे। पूरा समय इसमें खराब करते हैं कि हम ये बुला लीजिए, आप किसी न्यूज चैनल में बुलाइए कांग्रेस के नेता को, 3 घंटे किताबें पढ़ के आते हैं बस। जीरो प्रैक्टिकल है इनकी राजनीतिक पार्टी का, और जिनके पास दम है उनसे ईमानदारी से काम नहीं करते। इश्यूज हैं, आज की रैली से देख लो। हाँ, इन्होंने इनका ये मैसेज देने में कामयाब हो गए। 2014 के बाद रैली की है। 2014 में देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी रामलीला मैदान में, 2025 आ गया, 11 साल में रैली की है। इतने मजबूत है ये, इसलिए आलोचना हो रही है हर जगह। और रैली में इनके लोग कह रहे 5 लाख की भीड़ थी। 5 लाख की भीड़ कभी इन्होंने देखी नहीं। बहुत, मैं हार्डली बताऊं, बहुत हार्डली। हालांकि वो भी कामयाबी है कांग्रेस पार्टी की, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि मैं उसको इग्नोर करूं। 30 से 35,000 आदमी थे, 30 से 40,000 आदमी, लेकिन वो भी कामयाबी है इनकी। दिल्ली में रामलीला मैदान में सर्दी में 14 दिसंबर को 30 से 35,000 आदमी इकट्ठा करना, वो कामयाबी है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये कठिन है। इतने लोग बुला लिए इन्होंने, ये भी सफलता है जी। लेकिन जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम जो बनना चाहिए था इस रैली से, माहौल जो बनना चाहिए था, वो नहीं बना है जी।
आप कह सकते हैं बैलून जो बना उसमें हवा निकल गई। जी। मेरा आखिरी सवाल, हमने देखा है कि राहुल गांधी ने इस रैली में एक ही बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ और बोलने वाला था, लेकिन मैंने एक बयान सुना आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कि जो विश्व है वो सत्य नहीं शक्ति के आगे झुकती है, और सारे विश्व मतलब सत्य नहीं दुनिया। शक्ति को ही मानती है। जिस पे राहुल गांधी ने ये कहा कि हम बचपन से सत्य में जयते और इस सत्यम शिवम सुंदरम इस नारे के साथ बड़े हुए हैं। हम जो है, या हमारा जो धर्म है या कोई भी धर्म है, वो सत्य के आगे ही झुकना हमें सिखाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 3 मैंने बताया ना आपको बातचीत में, 3 चीज़ हैं। एक तो ट्रुथ, एक सत्य, एक हक। तीनों का एक ही नाम है। हक कहते नहीं कि हमारी गर्दन कट जाए हम तो हक बयां ही करेंगे। आपने वो थ्योरी तो सुनी होगी, बहुत सारे शायरों ने लिखी, कवियों ने लिखी कि हम तो हक बयां नहीं करेंगे, कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए हक पर ही रहेंगे, हक पर ही रहेंगे, सच पर ही रहेंगे, न्याय पर ही रहेंगे। ये जो थ्योरी है जिसकी राहुल गांधी ने चर्चा की है, मैंने इससे पहले ही बताया है, ये अनइंटेंशनली हुआ, अचानक से हुआ। आज ये चर्चा होनी चाहिए थी रैली पर, एसआईआर पर, चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग की गड़बड़ियों पर, बिहार के चुनाव पर, हरियाणा पर, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर बात कर दी। तो या तो एक तो लोग को वोट चोरी का जो आइडिया है, हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, वोट चोरी का आइडिया जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि वो आइडिया वोट चोरी का बिहार में फेल हो गया। अगर लोगों को पसंद आता तो वो लोग करते। आप कह रहे कि 64 लाख वोट कट गए थे, कुछ भी कारण हो, कितने भी वोट कट गए हों, सारे वोट जो हैं वो अपोजिशन के नहीं कटे। हो सकता है 60% इनके कट गए हों, 40% तो एनडीए के भी कटे होंगे, तो सारे एक तरफा नहीं कटे। उसमें दूसरे, आप कई बार हमने कभी खेला हो, कोई खेल खेला हो गांव में, तो हारने वाला जो है वो जीतने वाले को बेईमान बताता है। ये खेल की थ्योरी है। तो इसमें जो मुख्य बात है वो वोट चोरी के स्टैंड नहीं कर पाई। लेकिन ये वाली बात जो राहुल गांधी ने कही, जिसमें आज उनके भाषण में पूरे केंद्र में आरएसएस की आलोचना रही, तो इसमें उन्होंने जरूर एक बात कही, और ये उन्होंने कहा कि हम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य में वो जेते, सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और हम सत्य के साथ हैं। शक्ति अगर बुरी हो तो क्या उसके सामने झुक जाएंगे? मोहन भागवत कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो शक्ति के सामने झुकती है। तो शक्ति जो है वो अगर बुरी हो, शक्ति तो आसुरी भी होती है। हम लोग तो यही सुनते समझते आए हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा है दुनिया, सत्य, हक और वो है। तो इस दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो राहुल गांधी जो हैं वो इस एक पॉइंट को कह गए, और यही चर्चा में आज रहने वाला है। जी सर, आपका बहुत धन्यवाद। आपसे कल मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।